मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मैं ग्रामीण विकास के दूसरे चैप्टर पे हैं हम लोग। पिछला हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण विकास से क्या अर्थ है और इसका अभिप्राय क्या है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। अब हम दूसरे चैप्टर पे हैं। इसमें भारत में भूमि उपयोग का अर्थ क्या है। तो भूमि उपयोग ने का अर्थ यही है कि आपको एक तरह से ये देखना है कि हमारी कितनी भूमि है, कितनी पड़ती है, कितनी पर हम खेती कर सकते हैं, कितने पर नहीं कर सकते हैं, कौन भूमि हमारी अधिक उपजाऊ है, कौन कम है। तो इन सबों का अध्ययन जो आप करते हैं यह भूमि उपयोग कहलाता है मुख्य रूप से। आगे हम देखते हैं। भारत में बहुत ही भूमि मतलब जैसे भारत आप यहाँ बहुत बढ़िया उपजाऊ भूमि उपहार स्वरूप भगवान ने हमें दी है। और इसमें भूमि उपयोग का अर्थ इसी रूप में आप लगाएं जैसे कि खनिज पदार्थ हैं इसके अंदर, भूमि के अंदर तमाम तरह की भूमि की जो आपके अंदर नदी वन पहाड़ हैं, तो ये भूमि उपयोग का अर्थ है। और इसका आप उपयोग किस तरह से करते हैं इसे आप भूमि उपयोग कहें। अक्सर ये सवाल पूछ देता है तो लोग ये नहीं समझ पाते। तो ये सारा विवरण जो है आपको भूमि को किस प्रकार बांटा गया है, कृषि में, गैर कृषि में, परती में, वन में, तो यह भूमि लैंड यूज़ कहलाता है। और ये बहुत छोटा सवाल है और बहुत आसान सा इसका उत्तर भी है। भारत में भूमि उपयोग के विविध स्वरूप अगर आप देखें तो वन क्षेत्र है, परती भूमि है जो खाली पड़ी रहती है चारागाह के लिए और वृक्षों के लिए। और अन्य देशों से अगर इसकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि भारत में करीब 32 का हेक्टेयर उस है। और रेशियो में अगर आप देखें 1 हेक्टेयर तो रूस में थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कनाडा, मैं पेज में भी दे देता हूँ आप इसको समझ सकते हैं। और भारत की मिट्टियों पर अगर हम आएँ तो मिट्टी में कछारी या जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ ज़्यादा लगता है पानी। इसमें गेहूँ, चावल, ये बहुत ही आदर्श मिट्टी कही जाएगी। और गंगा किनारे, सिंधु के किनारे ये मैदान में पाई जाती है। और काली मिट्टी को आप जानते ही हैं, काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में ज़्यादा पाई जाती है और ये भूरी मिट्टी भी कहलाती है। लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी भी आप जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं लाल मिट्टी के अंदर। पर्वतीय मिट्टी है जो अक्सर अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी है जो, और लैटराइट एक मिट्टी होती है, अक्सर पूछ लेता है, ये मेघालय में इसका ज़्यादा होता है। और ये इस रबर की खेती और चाय के लिए ये ज़्यादा लैटराइट मिट्टी उपयोगी रहती है। तो भारत की मिट्टियों में अगर एक शार्ट में आप देखें तो कछार, काली, लाल, पर्वतीय, रेगिस्तानी, लैटराई और बलुई मिट्टी ये आपको मिलती है। भारत में रत्नगर्भा मिट्टी किसे कहते हैं, तो रत्नगर्भा पूछ लेता है अक्सर क्वेश्चन में, और जीके का भी क्वेश्चन है। दक्षिण पठार क्षेत्र में ये पाई जाती है, काले रंग की होती है और इसमें मैग्नीज लोहा ज़्यादा होता है। और कृषि के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं, तिलहन के लिए, गेहूँ व तिलहन की उपज भी इसमें अच्छी हो जाती है रत्नगर्भा मिट्टी में। चिकनाई अधिक होती है और कपास के लिए तो बहुत ही आदर्श मिट्टी है। भूमि उपयोग का आशय क्या है, देखिए एक लाइन में वही दे दिया। भूमि उपयोग का आशय है देश में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में भूमि का विभाजन, उसमें उपयोग वन, परती, कृषि भूमि और अप्राप्त भूमि जो आपको भी नहीं प्राप्त हुई है, उस पर आप कुछ कर नहीं पाए हैं। और बंजर भूमि है चारागाह के लिए, सड़क के लिए, भवन के लिए, खेती के लिए किस प्रकार है भूमि, तो इसी को विभिन्न क्षेत्रों का मिट्टी का उपयोग कैसे किया जाए, इसी को हम भूमि उपयोग कहेंगे। अब दूसरा चैप्टर आता है आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक पिछड़ापन तो देखिए भारत के अंग्रेज़ों के समय से ही ये हमारा देश जो है आर्थिक ढांचा इसका गड़बड़ रहा। और असंगठित कृषि प्रणाली और दोषपूर्ण भू व्यवस्था, ये हमारा मुख्य रूप से अगर दो उसमें कहें, दो हेडिंग में, तो ये आर्थिक पिछड़ापन का एक कारण भी हमारा रहा। और निर्धनता क्या है, निर्धनता मतलब ये है कि सामाजिक आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई है और जिसमें कि अपर्याप्त आय और जो है इसमें व्यक्ति के पास रहती है, जितना उसका खर्चा रहता है उतना उसको खर्चा नहीं मिलता है, तो इसे हम निर्धनता कह देते हैं। दरिद्रता
उन वस्तुओं का अभाव है जो एक व्यक्ति अपने आश्रितों के लिए स्वस्थ पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है। तो ये दरिद्रता इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। और जिसके लिए मनुष्य स्वयं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी साधन ना जुटा पाए तो वह दरिद्रता कहलाती है। और आगे अगर हम बढ़ें, निर्धनता का अर्थ और इसमें अच्छे से दिया है कि गरीबी की पहचान तो सरल है, लेकिन तो उसे परिभाषित करना बहुत कठिन है कि कौन गरीब है। तो इसमें अगर आप देखें तो आधारभूत सुविधाएं जो कि भोजन, आवास, शिक्षा, कपड़ा, ये चीज़ें अगर उसके पास नहीं रहती हैं तो ये एक निर्धनता का हो सकता है। जिनकी आय तो अधिक है किंतु कंजूसी के कारण वो कभी कभी उस पर व्यय नहीं करते, तो दूसरी ओर परिवार सम्मिलित नहीं हो पाते जिनकी आय कम है, क्योंकि परिवार तो लंबा होता है तो उसमें कुछ लोग अपना कर लेते हैं, अपनी बचत आधार इस तरह से करते हैं, तो पूरा उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो इसे भी हम निर्धनता कह सकते हैं। निर्धनता का इस स्केल अगर देखें तो सापेक्षित और निरपेक्षित। सापेक्षित अगर प्रतिमान को अगर आप लें तो इस विधि में देश की जनसंख्या की संपत्ति, आय तथा उपभोग घटते व बढ़ते स्तरों के क्रमबद्ध किया जाता है सापेक्षित में। और निरपेक्षित में जो है यह प्रतिमान न्यूनतम आय तथा उपभोग व्यय के स्तर पर आधारित होता है। और गरीबी की चरम सीमा भारत में अगर आप देखें तो सर्वप्रथम निर्धारण 1962 में किया गया था और इसमें पीडी ओझा साहब ने ये दिया था कि एक आदमी को कम से कम 2250 कैलोरी उष्मा दैनिक उपभोग के लिए एक आदमी को न्यूनतम मान ये मिलना चाहिए। और इसी पर गरीबी रेखा निर्धारित थी कि इतनी अगर आप भोजन से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप गरीब हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो छठी पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे छठी, सातवीं, आठवीं में गरीबी रेखा का वार्षिक आय 11,000 रुपये 11,000 रुपये से कम थी। तो आय में ये माना गया कि व्यक्तियों की गरीबी रेखा को उनको नीचे माना जाएगा जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको थोड़ा बढ़ाया गया। और आइए देखते हैं भारत में गरीबी के कारण क्या हैं। मैं इसको पेज में देता हूं तो आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, मैं थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूं इसलिए ताकि इसमें कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। तो भारत में गरीबी उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। आर्थिक है, व्यक्तिगत कारण है, आपका सामाजिक कारण है, भौतिक कारण है, राजनीतिक कारण भी है। तो ये 5 कारण हैं जो कि भारत में गरीबी के कारण हैं। इसमें अगर आप इसमें हेडिंग्स में भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे। और आगे अगर हम बढ़ें तो भारत में आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के उपाय आपसे पूछ सकता है। तो इसमें सीधे वही कृषि में की दशा में सुधार करिए और खेतों का बंटवारा रोकना चाहिए एक निश्चित सीमा के अंदर। और आर्थिक के रूप से बीमा और अन्य बचत, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग इस तरह से गांव में लगाने चाहिए जिससे कि हमारा आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी दूर हो सके। सामाजिक भी है आपका कि शिक्षा का प्रसार प्राइमरी से लेके 10वीं तक की शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, सूदखोरी पर रोक लगना चाहिए, जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक में अगर आप आएँ तो भारत एक गणतंत्र देश है और इसमें जो है सरकार अकेले तो इसे सुधार नहीं सकती, इसमें ग्रामीणों का भी जो है सहयोग बहुत ज़रूरी है। रेडियो, समाचार पत्रों, टेलीविज़न आज से गांव में जागरूकता को फैलाना चाहिए। सरकार पे पूरा दोष ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बैंकिंग सुविधाओं, अन्य सुझाव में भी आप दे सकते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया जाए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, शिक्षा को रोजगार पूरक बनाया जाए। ऐसा नहीं कि बस वो शिक्षा, मैंने पहले भी कहा आपसे कि शिक्षा को रोजगार पूरक बनाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये आने वाले समय में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और गरीबी अगर ग्रस्त हो जाएंगे आप तो उस क्षेत्र पर प्रभाव क्या होगा। ठोस कार्यक्रम आपको उठाना होगा, विकास के लिए रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था आपको करनी होगी, पंचवर्षीय योजना पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, औद्योगिक विकास भी करना होगा। इसके अंदर छोटे क्वेश्चन आप देख लें तो आर्थिक पिछड़ेपन के 4 कारण दे दीजिए। तो 4 कारण में वही आय धन संबंधी असमानताएं हैं जो हम लोग के बीच में, जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है, देश का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी है,
ये भी आएगा। आर्थिक पिछड़ेपन व गरीबी के चार कारण लिख दी, तो वही जनसंख्या का एक ही क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो जाता है और उसके उत्तर लगभग एक जैसे रहते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शिक्षा की कमी, कृषि का असंतुलित विकास, उद्योगों का असंतुलित विकास, तो यही आपका पिछड़ापन और गरीबी के 4 कारण है। अब इसी में फिर अगला क्वेश्चन देखिए बनता है आपका, आर्थिक पिछड़ापन व गरीबी दूर करने के 4 उपाय दीजिए। तो वही कृषि को सही करिए, शिक्षा को सही करिए, कुटीर उद्योग लगाइए, परिवहन और जनसंख्या बढ़ाइए, जनसंख्या वृद्धि में आप रोक करिए। तो ये आपका आ जाता है। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब कृषि की उत्पादकता। कृषि और किसान की दुर्दशा क्या है, तो भारत में जितना कुल ज़मीनी क्षेत्र है उसका 54% से अधिक खेती योग्य है, लेकिन प्रॉपर खेती इस पर ना होने के कारण जो है हम विदेशों में भी कर्जदार हो गए हैं और पूरा खेती हमारी नहीं हो पा रही जितनी हमारी ज़मीन है जिस हिसाब से। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है कृषि और गैर कृषि जो में है, भारत में कृषि एक व्यवसाय के रूप में है। कृषि व्यवसाय के रूप में जैसे जूट है, कपास है, गन्ना है, ये आपकी नगद जो है फसल इसे कहा जाता है और 74% जनसंख्या गांव में ही रहती है। और हरित क्रांति क्या है ये अक्सर पूछ लेता है। तो हरित क्रांति का मतलब है आप एक तरह से कि हल के स्थान पर ट्रैक्टरों से जुताई करना, मानसून पर निर्भर ना रहकर ट्यूबवेल से करना, खेती में उन्नत बीज का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाई आदि का प्रयोग करना, यह सब हरित क्रांति की जो है विशेषताएं हैं। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वर्गीय कहा भी था कि हरित क्रांति का आशय यह नहीं कि खेतों की मेलबंदी करा के फावड़े और हल आदि से कृषि के साधन से कृषि की जाए, वरन इन साधनों में कृषि उत्पाद में वृद्धि करना भी है, मतलब किसी का उत्पादन बढ़ाना है, ये है। और हरित क्रांति को जन्म देने वाले घटक क्या हैं, तो अधिक उपज देने वाले बीज और किस्मों का आप प्रयोग करें, और उसके साथ इसके अंदर जो है सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, ये एक पैकेज है। इसका योजना 1961-62 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि तीव्र आर्थिक विकास को हम प्राप्त करें। और सघन कृषि क्षेत्रफल वही IAAP, ये इसका फुल फॉर्म है, ये अक्सर पूछ लेता है फुल फॉर्म क्या है। और बहुफसलीय मतलब फसल कार्यक्रम में है कि एक कार्यक्रम फसल कई तरह से आप बदल बदल के फसल को उगाएं। हरित क्रांति को सफल करने की असफल क्यों हो गई ये भी आप देखें तो कुछ फसलों तक ही यह हमारी सीमित रही और कुछ ही क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा, और सीमित भू स्वामित्व होने के कारण हरित क्रांति थोड़ा हमारा मंद गति से इसका विकास हुआ और बेरोजगारी में भी वृद्धि की आशंका व्यक्त की गई। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट में अगर देखा जाए तो ये एक पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताइए। तो उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, भू सुधार कार्यक्रमों का आपको सफल क्रियान्वयन होना चाहिए, कृषि आपदाओं की जो है आती है उस पर उचित व्यवस्था रहे, पौध और फल संरक्षण मतलब दवाइयाँ प्रॉपर छिड़का जाए, मार्केटिंग विपणन की जो है आपको सुविधा रहनी चाहिए, और शिक्षा का प्रसार भी किसानों के अंदर होना चाहिए कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चन में अगर आप देख लें तो वही हरित क्रांति क्या है आपको इसको परिभाषित करने के लिए पूछ सकता है, और ये उसके बाद हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है मैंने अभी बताया आपको, पेज में भी दे देता हूँ। कृषि निवेश से आप क्या समझते हैं, मतलब इसके अंदर जो इनपुट होता है वही भूमि सुधार, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ। और उत्पादकता कम होने का कारण भी आपसे पूछता है, तो आप भूमि पर जो जनसंख्या आप बढ़ रही है आपकी, और कीटनाशक का प्रॉपर प्रयोग नहीं हो पा रहा है सही, तो ये कम उत्पादकता होने का। कृषि निवेश में मतलब इनपुट से तात्पर्य क्या है कि उत्पादन में वृद्धि की जाए, कृषि में निवेश, भूमि सुधार, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, ये सब चीज़ें कृषि में इनपुट किया जाता है ताकि कृषि बढ़े आपकी। और कृषि निवेशों की उपयोगिता बताइए, तो वही उन्नत बीज, वही सवाल आपके पास आएगा घूम घूम के, भूमि सुधार, रासायनिक खाद, कीटनाशक समय समय पर इसका होना चाहिए, उन्नत सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, यही आपका मुख्य रूप से है। और एक चैप्टर और इसमें रह जाता है लास्ट, वनारोपण। तो 1-2 चैप्टर और बचते हैं, तो मैं इस कक्षा 11 की किताब से ही मैं ले रहा हूँ इसको।
तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा ग्रामीण विकास, और इसको मैं कर लेता हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए जून में बना ले रहा हूँ छात्रों कि आपके लिए ये फिर आगे अगले जुलाई अगस्त सितंबर में ये काम भी करेगा हमारे लिए। और इस समय खाली दिमाग रहने से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और जुलाई में वगैरह में तो एडमिशन फ़ीस ये तमाम चीज़ें रहती हैं, तो उसमें उस समय ये वीडियो हमारे काम आएंगे। मैं इसका पेज भी आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको ये हमारे लिए आप अपने ट्रेड का हम लोग जुलाई से पढ़ाना शुरू करेंगे, ट्रेड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी है। और जून में मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग सामान आधारित विषय को पूरी तरह से ख़त्म कर लें। और इसमें ग्रामीण विकास है और लास्ट खंड का में उद्यमता का विकास है। मतलब एक तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है एक ही पेपर का, जिसमें 50 नंबर इधर रहते हैं, 50 नंबर का इधर रहता है। तो इसको बहुत आसान है, आप देख भी रहे होंगे कि मैं बार बार रिपीट कर दे रहा है उस क्वेश्चन को। उत्तर लगभग एक जैसे हैं, कुछ टेक्निकल उत्तर हैं जिनको आप पेज से भी पढ़ सकते हैं। मैं अपने वीडियो में भी आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि उस पर मैं फोकस होकर आपको बता सकूँ, और अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। आप क्लास में आके नहीं आ पाते हैं तो फ़ोन से भी बहुत बच्चे हमसे राय ले ही लेते हैं, तो आप फ़ोन से भी इसको पूछ सकते हैं। और जॉब की चिंता मत करिए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा आपको सीधे रोज़गार पूरक शिक्षा है। यही एक शिक्षा है जो वर्तमान में रोज़गार पूरक है। इसमें आप मतलब इस सामान आधारित विषय में तो खैर बहुत चीज़ें, अभी उद्यमता का विकास जब मैं बताऊंगा आपको, तो इसमें पूरा का पूरा एक दुकान चलाना से लेके वेतन पर नौकरी करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और सामान्य पर्यावरण शिक्षा ग्रामीण विकास तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए वरदान भी हैं। और गांव में हर आदमी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण से हर आदमी जुड़ा हुआ है, कोई इससे बाकी नहीं है। तो मेनी मेनी थैंक्स। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जुलाई में आप लोगों को जो भी है आप मिलें, और या फ़ोन से समझ के कॉलेज आएँ, और जैसा सरकार का नियम रहेगा वैसा फॉलो किया जाएगा। और कोरोना से थोड़ा सा आप लोग बच के रहें, टीका वगैरह लगवा लें, लगवाएं क्या, दूसरों को भी लगवा दें, अपने भी लगाएं, और इससे थोड़ा सावधान रहें। मेनी मेनी थैंक्स।